नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वायरस। अगर आप यूपी टीजीटी पीटी या नीट या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एग्जाम में इस वायरस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम इस क्लास में वायरस चैप्टर को डीप थ्योरी प्लस इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वायरस चैप्टर से पहले हम यह जान लेते हैं कि वायरस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है वो है उसकी परिभाषा कि वायरस होता क्या है। दूसरा जो है प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है। जो तीसरा पॉइंट है प्रागमन, टर्मिनेशन, कि वह कैसे फैलता है। और जो चौथा है वो टीएमबी की संरचना क्या होती है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायराइड्स क्या होता है, रियांस क्या होता है, विषाणु को अर्थ महत्व। ठीक, तो वायरस चैप्टर में यह 8 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। इससे ज्यादा कोई भी आपको एग्जाम में नहीं मिलता है। तो आज हम इस क्लास में केवल 3 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। जो पहला पॉइंट है परिभाषा, नेचर एंड टर्मिनेशन, मतलब परिभाषा, प्रकृति और प्रागम को आज हम इस क्लास में खत्म करेंगे। और जो बाकी पॉइंट बच रहे हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विषाणु की परिभाषा तक देखते हैं, विषाणु कैसा होता है। ठीक, तो विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय अनिवार्य परजीवी, जिसे हम अंग्रेजी में ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। जीव होता है जो केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर प्रवेश करने पर ही सक्रिय होकर क्या करता है? प्रजनन करता है। क्या करता है? प्रजनन करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि विषाणु एक अति सूक्ष्म अकोशिकीय अनिवार्य परजीवी जीव होता है जो केवल जीवित कोशिकाओं में सक्रिय होकर क्या करता है? प्रजनन करता है। समझ में आया? क्लियर? आगे देखते हैं। इसमें 2 वैज्ञानिक थे। जो पहले वैज्ञानिक थे बेंजरी और दूसरे वैज्ञानिक थे स्टेनली ने। चलिए देखते हैं कि इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार वायरस कैसा होता है। तो सबसे पहले बेंजिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1898 में इन्होंने तंबाकू की पत्तियों की बीमारी, कौन सी बीमारी? मोजाइक डिसीज। ठीक, मोजाइक डिसीज पर क्या किया? अध्ययन कर जो बताया कि इसका कारण क्या होता है? कंटिन्यूम वीवम फ्लूडम, अर्थात संक्रमक जीवित तरल होता है। तो बेंजिक ही वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने तंबाकू की पत्तियों में मोजाइक वायरस पर अध्ययन किया और यह बताया कि इसका कारण क्या होता है? संक्रमक जीवित तरल पदार्थ होता है, यानी कंटेग्नोविवम फ्लूडम होता है। और यही आगे चलकर किससे प्रसिद्ध हुआ? वायरस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक, क्लियर? ये अगले वैज्ञानिक देखते हैं। दूसरे वैज्ञानिक थे स्टेनली। इन्होंने 1935 में सबसे पहले तंबाकू मोजाइक विषाणु यानी टीएमबी को क्या किया? क्रिस्टलीकृत किया और सिद्ध किया कि यह प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। ठीक, तो स्टेनली वैज्ञानिक ने क्या किया था? इन्होंने बताया कि प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से क्या बना होता है? टीएमबी बना होता है। और इसको किससे प्रसिद्ध किया? क्रिस्टलीकृत करके यह बताया कि प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से क्या बना होता है? टीएमबी बना होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यही सिद्ध हुआ कि विषाणु एक निर्जीव व अजीव के बीच की क्या होता है? कड़ी होता है। न यह पूर्णतः निर्जीव होता है न पूर्णतः सजीव होता है। क्लियर? अब इसकी आगे परिभाषा देखते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पर क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आधुनिक परिभाषा, लूरिया एंड डर्नेल 1972 में ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था? विषाणु एक छोटा संक्रमक कारक है जो केवल जीवित जीवों की कोशिकाओं में ही प्राकृतिक बना सकता है। हमने पीछे पढ़ा था कि कैसे होता है विषाणु? वह केवल जीवित कोशिकाओं के ही अंदर प्रवेश करके ही यानी सक्रिय होकर ही अपना क्या करता है? प्रजनन करता है। तो ये 2 वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। ठीक, क्लियर? अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट है विषाणु अकोशिकीय मानी एसेलुलर। एसेलुलर मतलब होता है कि बिना कोशिका वाला। कैसा होता है? बिना कोशिका वाला होता है, अर्थात इनमें कोशिका संरचना क्या होती है? नहीं होती है। इसमें कोशिका संरचना नहीं होती है। क्लियर? दूसरे पॉइंट देखते हैं। इनमें डीएनए या आरएनए में से केवल एक प्रकार का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। कैसा न्यूक्लिक अम्ल होता है?
एक ही प्रकार का होता है। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह होती है कि कभी दोनों साथ नहीं होते हैं, यानी डीएनए प्लस आरएनए दोनों साथ नहीं होते हैं। क्या होते हैं? दोनों साथ नहीं होते, केवल आपका डीएनए हो सकता है या केवल आपका आरएनए हो सकता है। तो आपको यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको यह एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक? तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। अब तीसरे पॉइंट देखते हैं, यह प्रोटीन के आवरण कैप्सिड से ढके रहते हैं, ठीक? जो ये किससे ढके होते हैं? कैप्सिड से ढके होते हैं। और कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, ठीक? तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, जो कैप्सिड किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और चौथे पॉइंट देखते हैं, यह निर्जीव की तरह कोशिका के बाहर निद्रित रहते हैं और जीवित की तरह कोशिका के भीतर प्रवेश कर प्रजनन करते हैं। तो चौथे पॉइंट का मतलब यही होता है कि कैसे होते हैं, जो निर्जीव की तरह बाहर जो मतलब किसी कोशिका में नहीं प्रवेश करते, वो निर्जीव की तरह रहते हैं, और किसी भी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वह सक्रिय होकर क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विषाणु की प्रकृति। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वायरस कि विषाणु की प्रकृति होता कैसा, मतलब वो कैसा होता है, ठीक? तो इस प्रश्नावली में क्या कहता है? विषाणु एक रहस्यमय जीव है, क्योंकि ये न तो पूर्णतः जीवित माने जाते हैं और न ही पूर्णतः निर्जीव माने जाते हैं। अतः इसे जीवित और निर्जीव के मध्यवर्ती स्वरूप माना जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक? इसका मतलब यह होता है कि विषाणु एक रहस्यमय जीव है, क्योंकि यह न तो पूर्णतः जीव माना जाता है न पूर्णतः निर्जीव माना जाता है, ठीक? क्योंकि यह निर्जीव और सजीव के बीच का क्या होता है? कनेक्टिव लिंक होता है, मतलब कड़ी होता है, ठीक? क्लियर? निर्जीव की प्रकृति के लक्षण। अब बात करते हैं निर्जीव प्रकृति के लक्षण कैसा होता है वायरस, ठीक? इसमें पहला पॉइंट है अकोशिकीय होता है, बिना कोशिका का होता है, ठीक? इसमें क्या क्या नहीं होता है? इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है, कोशिकांग आदि नहीं पाए जाते हैं, ठीक? क्लियर? दूसरा क्रिस्टलीकरण क्षमता। टीएमबी को स्टैनली ने 1935 में क्रिस्टलीकृत कर दिखाया कि यह निर्जीव पदार्थों की तरह ठोस रूप ले सकता है, ठीक? तो यहाँ से आपको भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बताइए वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने निर्जीव प्रकृति में यह सिद्ध किया कि टीएमबी क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं ठोस के रूप में। तो आप क्या जवाब रहेगा? किस वैज्ञानिक ने किया था? स्टैनली वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था? 1935 में किया था, ठीक? क्लियर? करते हैं। अब निर्जीव लक्षण के क्रमशः देख लेते हैं। जो तीसरा था, दूसरा उधर पीछे हमने दो पढ़ा है, कितने पढ़े हैं? दो। अब आगे तीसरे देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है चयापचय की अनुपस्थिति, नो मेटाबॉलिज्म, मतलब स्वतंत्र रूप से या कोई चयापचय क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। गुड। चौथा पॉइंट कोशिका से बाहर निष्क्रिय, मतलब इनएक्टिव आउटसाइड रहते हैं, बिना कोशिका में आउटसाइड रहते हैं। कैसे? जीवित कोशिका के बाहर केवल संक्रमण कण, मतलब इन्फेक्टिव पार्टिकल्स मात्र होते हैं। क्लियर? पांचवा पॉइंट है एंजाइम एवं ऊर्जा उत्पादन का अभाव, अपने एटीपी का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ठीक? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यह सारे जो पॉइंट है ये किसके पॉइंट है? निर्जीव लक्षण है। किसके निर्जीव लक्षण है? वायरस के, ठीक? क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि वायरस का जीवित प्रकृति के लक्षण, मतलब लिविंग नेचर ऑफ वायरस। क्लियर? इसमें पहला पॉइंट है आनुवंशिक पदार्थ की उपस्थिति। इसमें क्या होता है? इनमें डीएनए या आरएनए, क्या? डीएनए और आरएनए। हमने आपको पीछे बताया था कि डीएनए और आरएनए में केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जा सकता है, दोनों नहीं पाए जाते। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर सामने भी लिखा भी आता है दोनों साथ में कभी नहीं रहते हैं। क्लियर? प्रजनन की क्षमता, जो नेक्स्ट पॉइंट है जीवित कोशिका में प्रवेश कर ये अपनी संख्या कई गुना बढ़ाते हैं। यानी यह कैसे होते हैं? जीवित कोशिका में सक्रिय होकर क्या करते हैं? अपनी प्रजनन क्षमता को और अधिक बढ़ाते हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट है उद्विकास, मतलब इवोल्यूशन। कैसे इवोल्यूशन होता है? विषाणु भी म्यूटेशन और प्राकृतिक चयन से परिवर्तनशील होते हैं, ठीक? चौथा पॉइंट
संक्रमकता मतलब इन्फेक्टिव मतलब फैलते कैसे, जीवित जीव में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर। पांचवा, स्पेशलिटी मतलब इसकी विशेषता क्या होती है, हर विषाणु विशेष प्रकार की कोशिका या जीव को ही संक्रमित कर सकता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक, कैसे उदाहरण देते हैं, जैसे टीएमवी केवल तंबाकू की पत्तियों को, एचआईवी मानव के लीम्फोसाइट को, कोशिकाओं को ही क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव मतलब संक्रमण करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब कि जो वायरस होता है हर अंग को प्रभावित कर सकता है। वो एक जो उसका लक्षण होता है केवल अपने एक स्पेसिफिक जो ऑर्गन्स होता है उस पर ही अपना असर करता है। क्लियर। क्लियर कहते हैं। सीमांत प्रकृति मतलब बोर्ड लाइन नेचर ऑफ वायरस। ठीक, इसमें क्या होता है, विषाणु कोशिका से बाहर होने पर निर्जीव कण की तरह रहते हैं, कोशिका के अंदर पहुंचते ही जीवित जीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस कारण इसकी प्रकृति को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी कहा जाता है। यह तो आपको मालूम है, मैंने अपने पीछे पढ़ा दिया है। ठीक, वैज्ञानिक मत, अब देखो तो वैज्ञानिक ने कहा था, तो वैज्ञानिक ने क्या कहा था, वैज्ञानिक वायरस को कटलीगम कहा था। ठीक, ये जो सब है ना चारों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1935 में वायरस को क्या कहा था, निर्जीव क्रिस्टल भी बन सकता है, निर्जीव प्रकृति का प्रमाण दिया था, किसने, स्टेनली ने दिया था। मार एंड लेविनस्की ने वायरस को फिल्टरेबल एजेंट इसलिए कहा था क्योंकि वह जीवाणु रोकने वाले फिल्टर से भी पार हो गए थे। ठीक, फिल्टर से भी निकल जाते थे। ल्यूरिक एटर्नल 1972 में वायरस को स्मार्ट इन्फेक्शन एजेंट which can reflect only inside living cell कहा था। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इनकी प्रकृति दैत्य मतलब डुअल नेचर वाली है। वैज्ञानिक इन्हें जीवित और निर्जीव के मध्य का संयोजन मतलब कनेक्टिंग लिंक करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। क्या कहते हैं, आगे देखते हैं विषाणु का उद्भव मतलब ओरिजिन ऑफ वायरसेस मतलब वायरस का विकास कैसे हुआ, वायरस कैसे उत्पन्न हुए। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। और जो मैं ये सारा आपको पढ़ा हूँ ये मेरा नोट्स से दिया गया है। ठीक, मैं आपको ये नोट बनाया हूँ जिससे मैं पढ़ा हूँ और आपको यही सब नोट आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे बाहर का आपको कोई भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो उसको भी आप इसको आराम से पूरे लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे कि आपका वायरस चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हम लास्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होगा। ठीक, अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रस्तावना, विषाणुओं का उत्पत्ति क्रम ओरिजिन अभी भी पूर्ण रूप से क्या है, स्पष्ट नहीं है कि विषाणु किस प्रकार से उत्पन्न हुए। वे अभी जीव विज्ञानियों के बीच क्या है, विवादित है। ठीक, विवादित विषय है कि विषाणु को कैसे उद्भव हुआ है, निर्जीव हुआ है, सजीव हुआ है। ठीक, इसका भी मत पूर्णता नहीं मिला। परिकल्पना देख लेते हैं। ठीक, परिकल्पना ए, उत्तर जीव परिकल्पना मतलब रिग्रेसिव, इसे हम रिडक्शन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक, तो परिकल्पना ए के अनुसार, इनके अनुसार विषाणु प्रारंभ में कैसे थे, स्वतंत्र जीव थे। धीरे धीरे परजीवी जीवन अपनाने से इन्होंने अपनी अधिकांश चयापचय मशीनरी को मतलब मेटाबॉलिक मशीनरी को खो दिया। अब ये केवल अनिवार्य परजीवी जीव ओब्लिगेट पैरासिटिक बनकर रह गए हैं। ठीक, तो परिकल्पना ए के अनुसार कह सकते हैं कि विषाणु कैसे थे, प्रारंभ में स्वतंत्र थे, धीरे धीरे परजीवी जीव अपनाने लगे। ठीक, कैसे होते परजीवी जीव अपनाने लगे, जिससे कि इन्होंने अपनी अधिकांश मशीनरी को खो दी, जिससे कि अब यह केवल एक ओब्लिगेट पैरासिटिक मतलब अनिवार्य परजीवी जीव के रूप में बनकर रहते हैं। यहाँ तक क्लियर। इसका समर्थन उदाहरण है जैसे कि क्लेमाइडिया, एक डिक्लेसिया जैसी जीवाणु भी अत्यधिक परजीवी होती है और कुछ हद तक विषाणु जैसे गुण दिखाते हैं। ठीक, तो कैसे थे, तो यहाँ पर पहले स्वतंत्र जीव थे। ठीक, जो अपना क्या कहते हैं परजीवी जीव बनाने लगे। ठीक, कभी रिडक्शन हुआ, अब कैसे हैं एक मात्र अनिवार्य परजीवी जीव के रूप में। क्लियर। चलिए आगे देखें। परिकल्पना बी, कोशिकीय अवशेष परिकल्पना,
इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेलुलर फ्रेगमेंटल प्रोग्रेसिव हाइपोथेसिस। क्लियर? इसके अनुसार क्या होता है, विषाणु वास्तव में कोशिका के छोटे छोटे आनुवंशिक अवशेष जैसे प्लाज्मिड ट्रांसपोसोम से उत्पन्न हुए। परिकल्पना भी क्या कहता है कि विषाणु वास्तव में कोशिका के छोटे छोटे आनुवंशिक अवशेष जैसे प्लास्टिड ट्रांसपोसेन से उत्पन्न हुए थे। क्लियर? दूसरा क्या कहता है, ये टुकड़े स्वतंत्र होकर संक्रामक रूप में बदल गए और अन्य कोशिकाओं में प्रवेश कर अपनी प्रकृति बनाने लगे। ठीक, ये टुकड़े स्वतंत्र होकर संक्रमण रूप में बदल गए और अन्य कोशिकाओं में प्रवेश करके क्या करने लगे, अपनी एक अलग प्रकृति बनाने लगे। क्लियर? आगे देखते हैं, विषाणु कोशिकाओं का भटका हुआ आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, जिसे कहते हैं स्टेप पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड माना जाता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं विषाणु कैसा होता है, विषाणु को कोशिकाओं का भटका हुआ आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हैं। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा या इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। कैसे होते थे देख सकते हैं यहाँ पर, ये आनुवंशिक अवशेष है, जेनेटिक फ्रेगमेंटेशन। ठीक, तो ये आनुवंशिक पूरा ठीक ठीक है, यहाँ से ये क्या हुआ, भटक गया। ठीक, यहाँ से भटक आया, यहाँ पर क्या हो गया, एक अपना वायरस प्रकृति बना लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, वायरस। क्लियर? परिकल्पना सह विकास परिकल्पना, जिसे हम कहते हैं को एवोल्यूशन वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस। इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार विषाणु जीवन के प्रारंभिक काल ओरिजिन ऑफ लाइफ से ही स्वतंत्र इकाइयों के रूप में अस्तित्व में थे। कोशिकाओं और विषाणुओं ने समांतर रूप से साइड बाय साइड विकास किया। तो परिकल्पना सी यह कहता है कि इसके अनुसार विषाणु जो थे जीव के प्रारंभिक काल यानी प्रारंभिक ओरिजिन ऑफ लाइफ से ही स्वतंत्र इकाइयों के रूप में अस्तित्व में थे। कोशिकाओं और विषाणुओं ने समांतर रूप से विकास किया। ठीक, उदाहरण देते हैं इसका, रोटेरोवायरस का कारण आरएनए डीएनए में परिवर्तित होकर होस्ट जीनोम में घुल जाना। ठीक, कैसे हुआ, रोटेरोवायरस का आरएनए था जो किसमें डीएनए में परिवर्तित हुआ और होस्ट जीनोम में क्या हुआ, जाकर घुल गया। ठीक, लोरिक एंड डर्लन ने 1972 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण माना कि वायरस स्वतंत्र कोशिका नहीं बल्कि अनिवार्य कोशिका परजीवी है। क्लियर? इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, क्या निष्कर्ष निकला परिकल्पना सी से। विषाणु की उत्पत्ति पर कोई समन्वय सिद्धांत नहीं है। अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि यह परजीवी जीव के अक्षयी रूप से रिग्रेसिव फॉर्म है, यह कोशिकीय अवशेष है। ठीक, इसका निष्कर्ष निकला, विषाणु की उत्पत्ति पर कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। अधिकांश वैज्ञानिकों का मत यह है कि जीव जो होते हैं विषाणु व परजीवी जीव के अपेक्षित रिग्रेसिव फॉर्म में ही होते हैं, जिसे हम कोशिकीय अवयव कहते हैं। क्या था क्लियर? विषाणुओं का संचरण मतलब ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, मतलब कि वायरस फैलता कैसे, किस किस माध्यम से वायरस फैलता है, इस अब हम देख लेते हैं आगे किस किस कारण से फैलता है। तो इसकी प्रस्तावना, विषाणु स्वयं से न तो चल सकते हैं और न ही वातावरण में सक्रिय रूप से फैलते हैं। ठीक, क्या कहता है, विषाणु स्वयं न तो चल सकते हैं न स्वयं से वातावरण में सक्रिय होकर क्या कहते हैं, फैल सकते हैं। ये संक्रमित जीव से स्वस्थ जीव तक विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस कहते हैं। तो ट्रांसमिशन वायरस मतलब समझे क्या होता है कि विषाणु स्वयं न तो चल सकते हैं न स्वयं प्रकृति में वातावरण मिलकर आपको संक्रमित कर सकते हैं, या किसी न किसी माध्यम से जो इन्फेक्टेड क्या कहते हैं उसको, इन्फेक्टेड जीव होता है उसके माध्यम से आपको या स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकता है। ठीक, क्लियर? तो देखते हैं कि किस किस माध्यम से फैलता है विषाणु। तो प्रत्यक्ष संचरण यानी डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब डायरेक्ट कैसे फैलता है। संक्रमित जीव से सीधे स्वस्थ जीव में विषाणु का प्रवेश, जो पहला पॉइंट है। यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, हाथ में जाना। ठीक ठीक, तो जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है ये हाथ में जाना स्पर्श रूप से। ठीक, फिजिकल कांटेक्ट से, जैसे कौन कोई बीमारी फैलती है, कॉमन कोल्ड वायरस इन्फ्लुएंजा कैसे फैलती है, हाथ में से, डायरेक्ट
होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लैंगिकता यानी सेक्स करने से। ठीक, लैंगिक संपर्क सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कैसे कौन कौन सी बीमारी होती है? HIV जिसे एड्स कहते हैं, हाइपोथेसिस बी होता है। तीसरा लार बूंद द्वारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिससे कैसा होता है? मिसलेस, मम्स एंड कोविड-19 होता है। ठीक है, अब चलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष संचरण, मतलब कि बिना डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे वायरस आपको संक्रमित कर सकता है। संक्रमण किसी वाहक वेक्टर यानी किसी माध्यम से द्वारा आपको फैल सकता है। ठीक, कौन कौन सा है? वायु मतलब एयरबोर्न, इसमें कैसा होता है? छींकने खांसने से हवा में छोटे छोटे कण मतलब क्या कहते हैं? ड्रॉपलेट कहते हैं। आप पूछ सकते हैं इन शब्दों को ड्रॉपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉपलेट कहते हैं, ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ठीक, फैलकर संक्रमण करते हैं। उदाहरण इन्फ्लुएंजा होता है, सार्स कोविड-19 होता है। किससे होता है? कहेंगे वायु मतलब एयर बोर्न से होता है। ठीक, जल व भोजन द्वारा वाटर एंड फूड बोर्न जिसे दूषित पानी भोजन से। उदाहरण क्या होता है? हेपेटाइटिस ए, पोलियो वायरस। ठीक, किसी किससे हो सकता है? जो इनडायरेक्ट है वायु जनित से होता है और जल के माध्यम से या भोजन के माध्यम से हो सकता है। संचरण के अन्य प्रकार मतलब और अदर मोड से हैं और किस माध्यम से होता है? तो इसमें पहला है वाहक जनित वेक्टर बोर्न टर्मिनेशन, कीट या जीव वायरस को एक जीव से दूसरे में पहुंचाते हैं। उदाहरण डेंगू वायरस, एडिस एगिप्टिस यानी मच्छर से। येलो फीवर वायरस, जिंका वायरस किससे होता है? यह कीट या जीव का कारण होता है। किससे? इन कीटों के कारण ये सब बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? डेंगू होता है, एडिस होता है, येलो फीवर मच्छर होता है, जिंका वायरस होता है। किससे होता है? वाहक जनित वेक्टरों के कारण होता है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं फोमोटस यानी फोमोटस मतलब क्या होता है? जो कपड़े होते हैं उसको फोमोटस कहते हैं। ठीक, संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं जैसे कपड़े, तौलियां, खिलौना आदि के संपर्क से कौन सी बीमारी होती है? पॉक्स वायरस होती है। कौन सी? पॉक्स वायरस होता है। तीसरा ऊर्ध्वाधर संचरण जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। कैसे होता है? मां से भ्रूण या शिशु तक संक्रमण से होता है। यह गर्भावस्था यानी प्लेसेंटा, प्रसव या स्तनपान के समय हो सकता है। उदाहरण HIV होता है, रुबेला होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है पौधों में विषाणु का संचरण मतलब पौधों में कैसे फैलता है? ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। तो इसमें है पहला यांत्रिक चोट द्वारा। ठीक, मैकेनिकल ट्रांसमिशन, पौधों की पत्तियां तनों पर लगी चोट जैसे जैसे पेड़ है। ठीक, तनाइयां से चोट लगा। ठीक, संक्रमित रस दूसरे पौधे तक पहुंच कर उठा कर देखो TMV टोबैको मोजाइक वायरस करते हैं। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं कि यह मतलब संक्रमण कर रहा है। ठीक, यहाँ चोट लगा है। ठीक, तो यही जो इसका लार है ये इस पर जाकर गिर गया तो ठीक, तो यह भी क्या हो गया? संक्रमित हो गया। ठीक, तो यांत्रिक चोट द्वारा यह पौधे में इस प्रकार से फैलता है। कौन सा रोग फैलता है? टोबैको मोजाइक वायरस जिसको हम कहते हैं TMV। क्लियर? तो दूसरा कीट वाहक द्वारा इंसेक्ट ट्रांसमिशन जैसे एफिड्स, लीफ हॉपर। ठीक, उदाहरण पोटैटो लीफ रोल। ठीक, जिसमें यहाँ पर पत्ती संक्रमण है। ठीक, तो लीफ हॉपर है। या क्या किया? यहाँ से जाके जो स्वस्थ पत्ती है उस पर क्या करता है? यह इंजेक्ट कर सके या इसको भी क्या कर सकता है? इसको भी इन्फेक्टेड कर सकता है, इन्फेक्टेड। ठीक, कर देता है। क्लियर है? विशेष संचरण एवं निष्कर्ष। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं विशेष संचरण एवं निष्कर्ष। ठीक, परागण यह बीज द्वारा मतलब सीड्स पोलिनेशन। ठीक, इसके क्या करते हैं? परागण बीज द्वारा कैसे होता है? संक्रमण परागण या बीज द्वारा नए पौधे में होता है। प्रयोगशाला एवं चिकित्सा संचरण जिसे कहते हैं संक्रमित सुई, इंजेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि से होता है। कौन कौन सा होता है? HIV हो सकता है, इन्फेक्टेड इंजेक्शन होता है, हाइपोथेसिस बी सी भी हो सकता है, इसे इंजेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आदि से आपको इस प्रकार का विषाणु फैल सकते हैं।
इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, विषाणु का संचरण कई माध्यम से होकर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, वाहक, ऊर्ध्वाधर तथा कृत्रिम जैसे लेबोरेटरी पौधों में या आवश्यक कीटों या विक्टोर द्वारा होता है। इसलिए रोग नियंत्रण हेतु संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक, इस श्रृंखला को तोड़ देंगे, ठीक, तो रोग कम हो जाएगा। जैसे हम देखा ना मतलब कि इस चीज को संक्रमण है, ठीक, तो ये दूसरे को हो रहा है तो इसको पहले खत्म कर दीजिए, ठीक, इसमें क्या होगा, नहीं होगा, इस चीज को श्रृंखला को तोड़ना। क्लियर, हमारी थ्योरी अब खत्म हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं वार चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो आप अब और भी रुचि के साथ तैयार हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 1, विषाणु यानी वायरस को सबसे पहले किसने खोजा था? हु डिस्कवर्ड वायरस फर्स्ट? तो आपका ऑप्शन है पहला रॉबर्ट हुक, बी दिमित्री इवानोव्स्की से, ठीक, सी लुइस पास्चर, डी रॉबर्ट कोच। तो बताइए कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने वायरस को खोजा था? आपने थ्योरी को पूरे ध्यान से देखा तो आप यह क्लास इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिमित्री इवानोव्स्की ने वायरस को सबसे पहले खोजा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, विषाणु की मूल प्रकृति क्या है? व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ वायरसेस? केवल जीवित, ऑप्शन नंबर बी केवल निर्जीव, सी जीवित और निर्जीव के बीच कड़ी, डी पूर्णतः स्वकोषी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओनली लिविंग, ओनली नॉन लिविंग, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड कंप्लीटली ऑटोट्रोफस। जल्दी कमेंट में बताइए कि कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, जीवित और निर्जीव के बीच की क्या होता है? कड़ी होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट में बताइए कि सर हमको ये समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर दूंगा आपको उस कमेंट में। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3, वायरस का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या होता है? व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस? ए कोशिका भित्ति सेल वॉल, बी न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन आवरण, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी साइटोप्लाज्म। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेल वॉल, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। वायरस का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या होता है? तो क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और बाकी ए सी डी गलत हो जाएगा। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, वायरस का प्रागमन मतलब ट्रांसमिशन किसके माध्यम से नहीं होता है? ए वायु, बी जल, सी वेक्टर जैसे मच्छर, डी प्रकाश संश्लेषण। बताइए किस किस कारण से वायरस फैलता नहीं है? हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आपको यह क्वेश्चन आसानी से आ जाना चाहिए। जल्दी बताइए कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वायु द्वारा फैलता है, ठीक, जल के द्वारा भी फैलता है, मच्छर के द्वारा भी फैलता है। तो ठीक, इसने पूछा क्या जा रहा है कि नहीं होता है, तो इन तीनों कारण तो होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से कोई भी विषाणु का संक्रमण नहीं होता है। क्लियर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, वायरस किस पर निर्भर होता है? वायरस आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? ए स्व उपपचय, बी मेजबान कोशिका, सी सूर्य ऊर्जा, डी खनिज लवण। जल्दी जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए। सेल्फ मेटाबॉलिज्म, होस्ट सेल, सोलर एनर्जी, मिनरल सेल्स। जल्दी जल्दी बताइए अब।
देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से थ्योरी को पढ़ा था, और आप कमेंट में बताइए कि आपको ये थ्योरी पसंद आई है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, वायरस किस पर निर्भर होता है, तो सूर्य ऊपर त्वचा पर तो नहीं होता है, ठीक, मेजबान कोशिका पर होता है, सूर्य ऊर्जा पर भी नहीं होता है, खनिज लवण पर भी नहीं होता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेजबान कोशिका पर ही क्या होता है, निर्भर रहता है। कौन रहता है, वायरस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोशिका पर ही निर्भर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 6, वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, विच न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन वायरसेस, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए या आरएनए, दोनों हमेशा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें आपका डीएनए या आरएनए पाया जाता है, दोनों हमेशा तो नहीं होगा, ठीक, मैंने पीछे पढ़ा हुआ था थ्योरी में, केवल आरएनए भी नहीं हो सकता है, केवल डीएनए, केवल डीएनए भी हो सकता है, केवल आरएनए भी हो सकता है, ठीक, ये भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन हम इसमें डीएनए आरएनए हो सकता है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मोस्टली ये भी सही, ये भी सही, लेकिन सबसे अधिक प्रॉपर जो होता है ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, वायरस को किस श्रेणी में रखा जाता है, वायरस आर क्लासिफाइड एज स्वतंत्र जीव, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑप्शन नंबर बी अवैकल्पिक अंतः कोशिका परजीवी, जिसे ओब्लिगेट पैरासिटिक या इंट्रासेलुलर पैरासिटिस कहते हैं, सी स्वपोषी ऑटोट्रोफस, डी वित्त कोशिका। जल्दी जल्दी बताइए, वायरस को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो हम कहेंगे सर वायरस को अवैकल्पिक अंतःकोशिकीय परजीवी जीव में रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए सी डी इज रॉन्ग आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, व्हाई और वायरस कॉल्ड द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि इनमें कोशिका संरचना होती है, क्योंकि ये स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये मेजबान कोशिका के अंदर ही सक्रिय होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो बताइए जल्दी जल्दी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेजबान कोशिका के अंदर ही सक्रिय होगा, क्या कहते हैं, प्रजनन करते हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनमें कोशिका संरचना होती है, क्या होती है, नहीं होती है। कैसे होते हैं ये, ए सेलुलर होते हैं, ठीक, क्लियर। कैसे होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश चयापचय मशीनरी क्या कर दिया, खो दिया है, खत्म कर दिया है, क्लियर। और डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ये जब कोई कोशिका होगी नहीं तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे कहां से, जब तक क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन वायरस जनित रोग नहीं है, which of the following is not a viral disease, खसरा, पोलियो, तपेदिक, डेंगू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तपेदिक नहीं है, खसरा है, पोलियो है, डेंगू है, ठीक, ये सब है, लेकिन सी तपेदिक नहीं। क्लियर। प्रश्न नंबर 10, वायरस के प्रोटीन आवरण को क्या कहा जाता है, ये बहुत ही इजी सवाल है, जिससे आप लोग बहुत जल्दी इसको कमेंट बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कैप्सिड, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा, ए बी सी डी, कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए।
जो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या है, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। ठीक, प्रोटीन और क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, वायरस का आकार देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप आवश्यक है? विच माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड टू व्यू वायरसेस? ए साधारण प्रकाश माइक्रोस्कोप, बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सी डिगर्टिंग माइक्रोस्कोप एंड हैंड लेंस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस माइक्रोस्कोप के द्वारा हम वायरस की स्थिति को यानी उसके आकार को देख सकते हैं? ए बी सी डी। आप कहेंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ए सी डी प्लस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कारण हम ही वायरस को आसानी से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, वायरस का प्रजनन कैसे होता है? हाउ डू वायरसेस रिप्रोड्यूस? विखंडन द्वारा, स्वायत्त रूप से, मेजबान कोशिकाओं के अंदर, बीजाणु निर्माण द्वारा। तो बताइए कि वायरस का प्रजनन कैसे होता है? विखंडन द्वारा होता है, जिसे बाइनरी फ्यूजन करते हैं, इंडिपेंडेंस से होता है, इनसाइड आउटसाइड से होता है, बाई फोर्स फॉर्मेशन होता है। कैसे करता है? तुमने पीछे बताया ही था कि आपको जो वायरस होता है किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करने से ही क्या करता है? सक्रिय होकर अपना प्रजनन करता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? होस्ट सेल कहते हैं। क्लियर? हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी। बाकी ए बी सी ए बी डी गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा वायरस परागमन का जैविक माध्यम है? Which is the biological mode of virus termination? धूल, मच्छर, धातु सतह तापमान। जैविक 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 मतलब क्या कहते हैं इसे? बायोलॉजिकल मोड ऑफ वायरस टर्मिनेशन। धूल, नोट, मच्छर, यस, धातु सतह नोट तापमान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, वायरस को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, यह किस गुण को दर्शाता है? निर्जीव गुण, जीवित गुण जिसे लिविंग प्रॉपर्टी कहते हैं, निर्जीव गुण नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, पहले से गिवन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड डी कोशिकीय संरचना। बताइए, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन करके आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी को और बेहतर ले जाया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री की हर जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका, बॉटनी एंड जूलॉजी का हर एक चैप्टर को डीप प्लस एमसीक्यू के द्वारा समझाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से हिस्ट्री के लिए अपने प्रिपरेशन को तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो कहेंगे कैसा होता है क्रिस्टलीकरण? जीवित गुण नहीं। कैसा होता है? निर्जीव गुण होता है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो बचा हुआ है टीएमबी की संरचना कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप अच्छे से रहिए, ध्यान से पढ़िए और अपनी तैयारी को प्रिपेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं ऐसी वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।